हेलो फ्रेंड्स, द ग्रोथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आवर्त सारणी को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने इसे एक ग्रुप में देखा था, आज हम इसे एक पीरियड में देखेंगे। कल हमने एक ग्रुप लिया था हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ये ग्रुप फर्स्ट था, इसी को हमने आगे कंटिन्यू किया था। ये हमने लिया था सेकंड नंबर का पीरियड। ये ग्रुप 1, ये 2 और ये हमारा स्टार्ट होता है 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। एक ग्रुप लिया, एक पीरियड लिया। ग्रुप में हम 4 चीज़ों की बात कर चुके थे। कौन कौन सी 4 चीज़ों की हमने बात की थी कल? एक हमने बात की थी आकार की। सेकंड नंबर हमने बात की थी आकार कह सकते हैं या इसे हम त्रिज्या के रूप में भी ले सकते हैं, रेडियस के रूप में। सेकंड नंबर हमने बात की थी आयनन ऊर्जा की। थर्ड नंबर हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। और फोर्थ नंबर पे हमने बात की थी विद्युत ऋणात्मकता। आकार में अप टू डाउन हमने पढ़ा था कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार में क्या हुई थी? वृद्धि। और बाकी सभी चीजों में क्या हुई थी? कमी। इन सबको हम देख चुके थे लास्ट वीडियो में। उसके बाद हम बात करें, एक आवर्त में जाया जाता है बाएं से दाएं, यानी लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट की हम बात करें तो एक आवर्त में हम अध्ययन करते हैं, एक आवर्त कह सकते हैं, पीरियड कह सकते हैं। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, वही जो हमने कल देखी थी कि इन चारों चीजों पर क्या इफेक्ट पड़ता है एक ग्रुप में और एक आवर्त में, कहां से कहां जाते हैं? बाएं से दाएं, यानी लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट हम किसका अध्ययन करते हैं? आवर्त, यानी कि एक पीरियड का। हमारे पास ये पीरियड कितने नंबर का है? सेकंड नंबर का पीरियड है। इसमें हम बात करें तो एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, फर्स्टली हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? आकार की। आकार में यहाँ हमारे पास जो भी चीजें यहाँ हो रही थी, जस्ट उनकी अपोजिट यहाँ पर होगी। यहाँ आकार या रेडियस में क्या हो रही थी? वृद्धि, यानी अप टू डाउन आने पर आकार इंक्रीज हो रहा था, साइज में क्या हो रहा था? इंक्रीमेंट हो रहा था। यहाँ आकार में क्या हो जाएगी? कमी। जस्ट इसका अपोजिट। रीजन क्या है? यहाँ हमने रीजन पढ़ा था कि कोशों की संख्या बढ़ती, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि आकार में कमी का रीजन क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण आकार में कमी होती है, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की हम बात करें तो देखिए, इसमें ये हमने एक एटम बनाया और ये एटम का क्या हो गया? न्यूक्लियस। तो नाभिक क्या करता है? जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उनको अपनी तरफ खींचता है।
खींचने के प्रभाव को, इसको क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश, यानी नाभिक के द्वारा बाहर के इलेक्ट्रॉनों पर लगाया गया आकर्षण बल क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। जब अट्रैक्ट करेगा तो साइज में क्या होगा, डिक्रीज होगा साइज। तो आकार में क्या होती है, कमी, किसके कारण, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण। यानी नाभिक जितना ज्यादा पावरफुल होगा उतना ही वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और आकर्षित करेगा तो आकार में क्या होगी, कमी। साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। साइज डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली रेडियस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद हम बात करें, ये हमने बात की यहाँ पर आकार की। उसके बाद हम बात करते हैं, कल हमने बात की थी इसके बाद में आयनन ऊर्जा की, आज भी हम उसी के बारे में बात करेंगे। आयनन ऊर्जा, कल हमने देखा था कि आयनन ऊर्जा में कमी हो रही थी, आज आयनन ऊर्जा में क्या होगी, यहाँ पर वृद्धि। कब, जब एक आवर्त में बाएं से कहाँ जाते हैं, दाएं जाते हैं। क्यों होगी वो भी देखते हैं। हमने कहा कि जब बाएं से दाएं जा रहे हैं तो आकार में क्या हो रही है, कमी। अगर हम 18 ग्रुप को छोड़ दें, इनर्ट गैस वाले ग्रुप को हम छोड़ भी दें, तो हमारा लास्ट ग्रुप कौन सा होता है, 17 में सारे कौन से आते हैं, हमारे हैलोजन। तो यानी सबसे छोटा आकार हम किसका मान लें, यहाँ पर फ्लोरीन का। तो साइज में कमी हो रही है कब, जब एक आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं। तो साइज में जब कमी होती है तो इसका मतलब बाहर के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो आकर्षण बल है, वो कैसा है, तीव्र है। यानी नाभिक इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो जब ये आकर्षित करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को इजीली निकालना क्या होगा, कठिन होगा। इसके लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, इसको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी आयनन ऊर्जा देनी पड़ेगी। हमने कल देखा था कि इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए कौन से कोश में से, बाह्यतम कोश में से, बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा। तो एक आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या हो रहा है, आकार में कमी हो रही है। आकार में कमी है तो इलेक्ट्रॉनों का निकलना कठिन होगा, इसलिए हमें आयनन ऊर्जा अधिक देनी पड़ेगी। तो आयनन ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि। कब, जब एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं। थर्ड नंबर पे हम बात करें, कल हमने बात की थी थर्ड नंबर पे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी भी क्या, एक तरह की ऊर्जा। कल हमने देखा था कि जब हम किसी में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, जैसे यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाता है। तो इसमें हमने कहा कि एक आवर्त में जब हम बाएं से कहाँ जा रहे हैं, दाएं, तो वही सारी चीजें आकार पर डिपेंड है। यानी अगर हमें साइज पता है तो उसकी उसी पे सारी चीजें डिपेंड करके हम निकाल सकते हैं। कैसे, हमने कहा कि एक आवर्त पे बाएं से दाएं जाने पर आकार में क्या हो रही है, कमी। कल हमने देखा था कि आकार में कमी है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। आकार अगर छोटा है तो छोटे का मतलब है कि इसके आकार में क्या है, कमी है। आकार में कमी है यानी इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, लेगा, ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपनी पूर्ति करेगा। जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में क्या हो जाएगी, वृद्धि, इंक्रीज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। वापस देखिए, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार में क्या हो रही है, कमी। आकार छोटा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। इसका मतलब अट्रैक्ट ज्यादा करेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में क्या हो जाएगी, वृद्धि। उसके बाद हम बात करें, लास्ट था हमारा क्या, विद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कल हमने पढ़ा था कि क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता। इसमें जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो,
इलेक्ट्रॉन ग्रहण होना जरूरी नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को क्या करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। फिर से वही चीज कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते तो आकार में क्या होती है, कमी। हमने कहा कि आकार अगर छोटा है, आकार कैसा है, छोटा, आकार छोटा है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी। अब इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों से क्या दर्शाएगा, आकर्षण दर्शाएगा। जितना छोटा आकार होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। आकर्षित करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो इसका मतलब विद्युत ऋणात्मकता के मानों में क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो यानी अगर हम एक ग्रुप को पढ़ लेते हैं तो जस्ट उसका अपोजिट एक आवर्त होता है। कल हमने उल्टा देखा था, इसका जस्ट अपोजिट था। जस्ट अपोजिट में क्या था, यहाँ हमारा आकार बढ़ रहा था, यहाँ हमारा आकार क्या हो रहा है, कम। यहाँ रीजन था कोशों की संख्या बढ़ती है, यहाँ रीजन क्या है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। यहाँ हमने पढ़ा था कि आयनन ऊर्जा में कमी है, यहाँ पर आयनन ऊर्जा में क्या हो रही है, वृद्धि। यहाँ हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में कमी, यहाँ ये बढ़ रही है। विद्युत ऋणात्मकता इधर कम थी और इधर क्या है, ज्यादा। यानी अगर हम एक ग्रुप को पढ़ लेते हैं तो जस्ट उसका अपोजिट क्या होता है, एक पीरियड होता है। और अगर हम एक पीरियड पढ़ लेते हैं तो जस्ट उसका अपोजिट क्या होता है, एक ग्रुप। तो ये जो स्पेशली जो ये रूल है मेनली हम बात करते हैं एस ब्लॉक के लिए और पी ब्लॉक के लिए। जनरली वैसे पूरी आवर्त सारणी में लागू हो सकता है ये, लेकिन अधिकतर किन पर काम करता है ये, एक तो एस ब्लॉक में और दूसरा पी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में भी चलती है चीजें, लेकिन डी ब्लॉक में थोड़ा सा अलग मैटर होता है, उसका हम ग्रुप में अध्ययन नहीं करते, उसका हम पीरियड में अध्ययन करते हैं। किस तरीके से करते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये हमने यहाँ बात की, एक ग्रुप की बात की, एक पीरियड की बात की। तो जितने भी पीरियड है हमारे, ये हमारा कौन सा पीरियड हो गया, 1, यहाँ पर हाइड्रोजन वहां पर हीलियम। ये हमारा हो गया 2। इसी तरह से ये हमारा कौन सा पीरियड हो गया, 3, ये वाला हो गया 4, ये 5, ये वाला 6 और ये वाला 7। तो 7 पीरियड की हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन, इनके सारे रूल हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम इसे पढ़ेंगे किसके लिए, डी ब्लॉक के लिए पढ़ेंगे। तो डी ब्लॉक के लिए देखते हैं इसे। डी ब्लॉक हमने कहां से कहां तक देखा था, 3 to 12। तो हम किसकी बात करते हैं, 3 to 12 तक की बात करते हैं। 3 to 12 में कोई सा भी एक डी सीरीज ले लेते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी ले लें, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है 21 से लेकर 30 तक की। देखिए इसमें 21 से लेकर के 30 तक की, हमने कहा था 3 से लेकर कौन से वर्ग, तो ये वाला हमारा कौन सा वर्ग हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक कौन से ब्लॉक में आते हैं हमारे पास में, डी ब्लॉक में। और डी ब्लॉक में हमने कहां से कहां तक के तत्व लिए हैं, 21 से लेकर के 30 तक के तत्व लिए हैं। देखिए इसमें 21 नंबर पे 21 पर क्या आता है हमारा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और लास्ट है जिंक। सभी को याद होगा ये। 21 to 30 हमने ये कौन सी सीरीज ली, प्रथम संक्रमण श्रेणी। डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व। तो हमने ये कौन सी सीरीज ली है, प्रथम संक्रमण तत्व लिए हैं हमने। प्रथम संक्रमण तत्व की श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी भी कह सकते हैं इसे हम।
हमने लिया स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक का। सबसे पहले हमें इनके पता होने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सिर्फ आउटर शेल के चाहिए, हमें पूरा लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो स्कैंडियम की हम बात करें तो स्कैंडियम का होता है 3d1 4s2, 21 पर आता है। तो 21 में 3 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं 3d1 में, और 3d में, और 2 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं 4s में, और बाकी 18 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं ऑर्गन में। लेकिन हमें सिर्फ आउटर शेल का पता होना चाहिए, तो हमने लिखा 3d1 4s2। उसी तरह से टाइटेनियम का होता है 3d2 4s2, वेनेडियम 3d3 4s2, क्रोमियम का देखिए 3d5 4s1 लिखेंगे। इसे क्यों लिखेंगे उसको थोड़ा सा हम अलग से देखते हैं। क्रोमियम आता है 24 पर, 24 के हिसाब से इसका विन्यास होना चाहिए 3d4 4s2। लेकिन हम ये जानते हैं कि डी ब्लॉक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10। डी ब्लॉक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10, और 10 को हम किसमें कितने बॉक्सेस में भरते हैं 5। एक बॉक्स में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2। तो ये हमारा डी ब्लॉक में कितना कंप्लीट हो गया 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। 10 का हाफ अगर हम कर दें, हाफ फिल्ड यानी कि अर्धपूरित इसे बनाएं, ये तो कहलाएगा पूर्ण पूरित। और अर्धपूरित बनाए तो अर्धपूरित में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब सभी को अनपेयर्ड हम कर दें यहाँ पर। तो यहाँ हमने क्या किया, सभी को अनपेयर किया। अनपेयर करने पर तो फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड यानी पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षकों को क्या माना जाता है, स्थायी कक्षक माना जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया, 4s से एक इलेक्ट्रॉन अगर उठाकर हम 3d4 में डाल देते हैं तो हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1, जो कैसा विन्यास है, एक स्थायी विन्यास है। इसलिए हम ये नहीं लिखकर इसको क्या लिखी जाता है, इसको 3d5 4s1। उसके बाद हम बात करें मैग्नीज, तो मैग्नीज का वही 3d5 4s2। आयरन है 3d6 4s2। कोबाल्ट है 3d7 4s2। निकल है 3d8 4s2। कॉपर है 3d10 4s1। इसमें भी वही रीजन है, कॉपर कितने नंबर पे आता है 29 पर, तो होना तो चाहिए 3d9 4s2। लेकिन वही अगर हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देते तो हमारा विन्यास क्या हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3d10 4s1। तो 10 वाला क्या हो जाता है, फुल फिल्ड पूर्ण पूरित, और हम जानते हैं कि पूर्ण पूरित क्या होता है, स्थायी। इसलिए यहाँ पर 3d9 न लिख करके हम क्या लिखेंगे 3d10। लास्ट हमारे पास है जिंक, तो जिंक का क्या होता है 3d10 4s2। ये हमने 21 से 30 तक के कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए। इनकी हम आगे अगर बात करें तो आगे देखिए, इनमें हम बात कर रहे थे जो रूल हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, किसके लिए पढ़ा, एक हमने ग्रुप लिया और एक हमने क्या लिया था, पीरियड लिया था। अगर हम डी ब्लॉक में देखें तो डी ब्लॉक में भी हम कहाँ से कहाँ अध्ययन करेंगे, लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो लेफ्ट टू राइट की हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में डी में इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें 3d1 है, 3d2 है, 3d3 3d5, यानी स्टार्टिंग में डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, कम। बीच के तत्वों में इलेक्ट्रॉन थोड़े से ज्यादा हुए, और लास्ट के तत्वों में इलेक्ट्रॉन क्या है सबसे ज्यादा, कौन से ब्लॉक में, डी में। बाकी 4s में या तो हमें एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है या हमें कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 2। तो इसमें हमें अगर साइज का पता करना है कि साइज कब डिक्रीज होगा कब इंक्रीज होगा, यानी कब तो कमी होगी कब वृद्धि होगी, तो उसको जानने के लिए पहले हम 2 इफेक्ट की यहाँ बात करते हैं। एक इफेक्ट का नाम तो है प्रभावी नाभिकीय आवेश।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरी हम बात करते हैं किसकी, परिरक्षण प्रभाव की, शील्डिंग इफेक्ट। इन दोनों प्रभावों को जानना जरूरी है। इससे पहले देखिए क्या होते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। ये नाभिक, ये एटम हो गया पूरा। नाभिक के द्वारा बाहर के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करना, तो जितना ज्यादा आकर्षण होगा आकार में उतनी ही क्या होगी, कमी। तो इसका मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब नाभिक के द्वारा बाहर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करना। तो इसके कारण हमेशा आकार में क्या होगी, क्योंकि ये बाहर के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा तो साइज को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो आकार में क्या होती है, इसके कारण हमेशा कमी होगी। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश में, या हम ऐसे भी लिख देते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि यदि होगी तो आकार में क्या होती है, हमेशा कमी। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, जैसे हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन डाल दिए और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ठीक है। ये मान लीजिए डी के इलेक्ट्रॉन हो गए, जैसे हमने स्टार्टिंग में डी में भरे, और बाहर हमारे पास क्या है, 4s। तो अंदर के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बाहर के इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन का साइन दोनों का क्या हो गया, नेगेटिव। और हम जानते हैं कि नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण के कारण ये दोनों एक दूसरे को बाहर फेंकेंगे, यानी अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉनों को दूर डालेंगे तो साइज में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा साइज, ठीक है। साइज में क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो परिरक्षण प्रभाव क्या होता है कि अंदर के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बाहर के इलेक्ट्रॉनों पर डाला गया प्रतिकर्षण प्रभाव ही क्या कहलाता है, प्रतिकर्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव। और परिरक्षण प्रभाव में यदि वृद्धि होगी तो आकार में क्या हो जाएगी, आकार में वृद्धि। इसका मतलब ये हुआ कि प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण आकार में क्या आती है, कमी, और परिरक्षण प्रभाव के कारण आकार में क्या होती है, वृद्धि, ठीक है। इन दोनों चीजों को हमें किस पर लागू करना है, डी ब्लॉक पर लागू करना है। डी ब्लॉक पर अगर हम लागू करके देखेंगे तो हमें इसमें ये आइडिया लग जाएगा कि कब तो साइज डिक्रीज होगा, कब साइज इंक्रीज होगा। सिर्फ हमें दो स्टेटमेंट ध्यान रखने। फर्स्टली हमें ध्यान रखना है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण आकार में क्या होती है, कमी, और परिरक्षण प्रभाव यानी शील्डिंग इफेक्ट के कारण आकार में क्या होती है, वृद्धि। तो इसे हम डी ब्लॉक के लिए यदि देखें तो डी ब्लॉक के लिए देखते हैं इसको। स्कैंडियम के पास डी में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम के पास 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 चल रहा है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभ के तत्वों में, प्रारंभ यानी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, इनको ले सकते हैं। तो प्रारंभ के तत्वों में डी में इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, कम है। तो डी में जब इलेक्ट्रॉन कम है तो हमने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये हो गया हमारा नाभिक, ये हो गया एटम, ये अंदर तो वाला डी हो गया, इसको हम डी मान लेते हैं, और ये वाला कौन सा है हमारा, एस। तो स्टार्टिंग में जब डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो बाहर लगने वाला परिरक्षण प्रभाव तो क्या हो जाएगा, कम। डी में इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होते तो प्रतिकर्षण प्रभाव ज्यादा लगता, और कौन सा प्रभाव बढ़ जाता, परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाता। लेकिन प्रारंभ के तत्वों में डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा लगता है और परिरक्षण प्रभाव कम। तो स्टार्टिंग के तत्वों में क्या होगा, प्रारंभ के तत्वों में प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, अधिक। तो शुरू में क्या होगा, आकार में कमी, या हम कह सकते हैं आकार में कमी अथवा त्रिज्या में कमी, ठीक है। वापस इसको रिपीट करते हैं। हमने कहा कि प्रारंभ के तत्वों में डी में इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, कम है, 1 है, 2 है, 3 है। तो स्टार्टिंग के तत्वों में डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। तो हमने कहा कि डी तो है अंदर की तरफ और एस है बाहर की तरफ। तो जब इलेक्ट्रॉन अंदर कम होंगे तो बाहर के इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण प्रभाव कैसा लगाएंगे, कम,
यानी परिरक्षण प्रभाव तो क्या हो गया कम, लेकिन हम जानते हैं कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो कितने हैं 21 है, इसमें 22 है और इसमें कितने हैं 23। तो यानी प्रारंभ के तत्वों में परिरक्षण प्रभाव तो होता है कम और प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है अधिक। और जब ये प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होगा तो आकार में कमी अथवा क्या हो जाएगी त्रिज्या में कमी। कौन से तत्वों के लिए बात कर रहे हैं हम, ये प्रारंभ के तत्वों में। तो यानी डी ब्लॉक में प्रारंभ के तत्वों में साइज क्या होता है कम होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं लास्ट के तत्वों को, फिर हम सेंटर वाले ले लेंगे। तो लास्ट के तत्वों की हम बात करें अंतिम तत्वों में, इस तरह से ले लें अंतिम तत्वों में। अंतिम तत्वों की हम बात करें तो अंतिम तत्वों में हम देख रहे हैं कि डी में इलेक्ट्रॉनों के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ 7 है, 8 है, 10 है और फिर भी क्या, फिर लास्ट में भी क्या है हमारे पास 10। तो यानी लास्ट के तत्वों में डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है। तो हमने अभी देखा था कि डी में इलेक्ट्रॉन अगर अधिक हैं तो बाहर एस पर भी प्रतिकर्षण प्रभाव कैसा लगेगा, अधिक लगेगा। जब परिरक्षण प्रभाव अधिक लगेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश ऑटोमेटिकली क्या हो गया कम। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि अंतिम तत्वों में कौन सा प्रभाव ज्यादा हो जाएगा, परिरक्षण प्रभाव अधिक हो जाएगा। और हमने कहा था कि जब परिरक्षण प्रभाव अधिक होता है तो आकार में क्या हो जाती है वृद्धि। आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगी। तो यानी अंतिम तत्वों में कौन सा प्रभाव ज्यादा लगता है, परिरक्षण प्रभाव अधिक लगता है। परिरक्षण प्रभाव अधिक लगेगा तो आकार में क्या हो जाएगी वृद्धि। आकार में वृद्धि कह सकते हैं या त्रिज्या में क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, प्रारंभ के तत्वों की बात हमने कर ली, अंतिम तत्वों की बात हमने कर ली। अब बीच के कौन से बचे, सेंटर वाले बचे। तो सेंटर में क्या होता है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि मध्य के तत्वों में, मध्य में, तो मध्य में क्या होगा प्रभावी नाभिकीय आवेश व परिरक्षण प्रभाव। क्योंकि सेंटर में हम बात करें तो डी में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं और नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश व परिरक्षण प्रभाव दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे संतुलित। दोनों क्या हो जाएंगे संतुलित। संतुलित होगा तो आकार क्या हो जाएगा लगभग समान। यानी न तो आकार में वृद्धि हो पाएगी और न ही आकार में कमी हो पाएगी। आकार लगभग कैसा हो जाएगा समान। एक बार इसको वापस से रिपीट करते हैं। प्रारंभ के तत्वों में प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक, तो इसके कारण आकार में क्या हो रही थी कमी अथवा त्रिज्या में भी क्या होगी कमी। अंतिम तत्वों में डी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, तो डी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे तो परिरक्षण प्रभाव अधिक हो गया, आकार में वृद्धि और त्रिज्या में भी क्या हो गई वृद्धि। और मध्य के तत्वों में दोनों प्रभाव एक दूसरे को क्या कर देते हैं संतुलित। तो न तो आकार वृद्धि कर पाता और न ही आकार कम हो पाता, तो आकार लगभग कैसा हो जाता है इनका समान। इसको हमने 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, लेकिन हमें तो पूरी एक साथ पढ़नी है। तो एक साथ के लिए क्या रूल लगाओगे इसमें, देखो यहाँ हमने कहा कि आकार में कमी हो रही है, कमी तो हो रही है लेकिन ज्यादा कमी नहीं होती। ठीक है, यहाँ हमने कहा आकार में वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि होती तो है लेकिन बहुत कम, मतलब ज्यादा न तो कमी हो पाती और न ही ज्यादा वृद्धि हो पाती। तो इस तरह से हम पूरी सीरीज की अगर बात करें तो पूरी के लिए हम ये कहते हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग कैसा होता है समान। यानी न तो बहुत कम होता, न बहुत ज्यादा होता और न बिल्कुल समान होता। तो पूरे को हम एक साथ क्या बोल सकते हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के आकार लगभग कैसे होते हैं सभी के समान। तो यहाँ न तो ज्यादा कमी हो पाएगी न ज्यादा वृद्धि हो पाएगी, तो हम पूरी सीरीज को एक साथ बोलेंगे कि आकार लगभग क्या होता है समान। ये हमने बात की प्रथम संक्रमण श्रेणी की। डी ब्लॉक के लिए बात की और डी ब्लॉक को हम जानते हैं कि क्या कहा जाता है संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।